बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक का आखिरी जो पार्ट है वो डिस्कस करना है। और हमारे पास अब जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं सेल सस्पेंशन। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने सस्पेंशन का वर्ड समझना है कि सस्पेंशन कहते किसको है। लफ्ज़ सस्पेंड से निकला है कि किसी चीज़ का खड़ा हो जाना। तो हमारे पास बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपने काफ़ी सारे सिरप्स ऐसे देखे होंगे जो पाउडर फॉर्म में आते हैं। जब आप उन सिरप को बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं कि उसमें लिक्विड ऐड कर देते हैं। और जब लिक्विड ऐड करते हैं तो वो जो पाउडर है वो मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होता, बल्कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर स्विम करते हुए या तैरते हुए या फ्लोट करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये जो हमारे पास एक लिक्विड है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल या पाउडर के जो पार्टिकल हैं वो स्विम करते हुए या फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये सस्पेंशन है। तो सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट सेल सस्पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है कि अगर कोई लिक्विड मीडियम हो और उस लिक्विड मीडियम के अंदर इंडिविजुअल सेल्स या क्लम्प्स ऑफ सेल्स यानी सेल्स के कुछ गुच्छे मूव कर रहे हों, मौजूद हों, तो वो वाला हमारे पास लिक्विड मीडियम जिसके अंदर सेल मौजूद है वो सेल सस्पेंशन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि सिंगल सेल आर क्लम्प्स ऑफ सेल इन ए लिक्विड मीडियम। अच्छा, इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है कि हमने सबसे पहले टिश्यू लिया और उस टिश्यू को हमने लिक्विड मीडियम में रखा। बाद में उसको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम उसकी करेंगे तो वो जो सेल है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू, टिश्यू से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या करना है कि रैपिडली ग्रोइंग कल्चर कि हमारे पास वो सेल्स जो हमने ग्रो करवाने हैं उनके टिश्यू को स्मॉल पीसेस में हम कट करेंगे और बाद में इन पीसेस को जिस ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद है थोड़ा सा शेक करेंगे। अब ये जो हमारे पास टिश्यू के पीसेस हैं इनमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे क्लम्प्स ऑफ सेल्स या बाद दफ़ा इंडिविजुअल सेल वो इन टिश्यू से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और बाद में फिर वो जो सेल लिक्विड मीडियम के अंदर मौजूद हैं वो जो छोटे छोटे गुच्छे सेल के यहाँ मौजूद हैं तो इसको सेल सस्पेंशन कहा जाएगा। अच्छा, ये एक कल्चर हम बनाते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये फिर टेक्निक इस्तेमाल कहाँ होती है। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी केमिकल्स, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो प्लांट से हासिल होती है। अब उन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए जाहिर बात है हमें प्लांट लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, हमने क्विनीन, ये एंटी मलेरियल ड्रग है यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। तो सिंकोना लेजरियाना ये प्लांट इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमने इस क्विनीन को हासिल करना है तो हमें ये प्लांट लगाना पड़ेगा। इसी तरह डिजिटॉक्सिन जो कार्डियोटोनिक है, हमारी हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ये भी एक मेडिसिन है। तो ये डिजिटलिस लेनाटा से हासिल होती है। तो जाहिर बात अगर हमने इस ड्रग को हासिल करना है तो ये प्लांट लगाना पड़ेगा। लेकिन सेल सस्पेंशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें प्लांट कल्चरिंग या प्लांट फार्मिंग जो हम करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए हमें प्लांट लगाना पड़ता था, अब उससे हम किसी हद तक बच सकते हैं। इसमें होता क्या है, जाहिर बात है प्लांट के अंदर ये तो नहीं है कि हर सेल ये केमिकल बना रहा होगा या ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहा होगा, बल्कि प्लांट में कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनके अंदर ये प्रोडक्ट बन रही होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो सेल्स या वो टिश्यू उसको सेपरेट कर लिया जहाँ ये प्रोडक्ट बन रही है और उसका सेल सस्पेंशन तैयार कर लिया। अब वो जो टिश्यू जिसने क्विनीन बनानी थी, अगर हम सिंकोना के केस में या डिजिटलिस के केस में डिजिटलिस जो डिजिटॉक्सिन ड्रग है वो बनानी थी, तो हम क्या करते हैं उन टिश्यू को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया और उसकी सस्पेंशन तैयार कर ली। अच्छा, सस्पेंशन में हम जो लिक्विड मीडियम में जिसकी ग्रोथ करेंगे जब टिश्यूज़ की, तो दो फायदे होंगे कि उस लिक्विड मीडियम की वजह से वो सेल डिवाइड होकर मज़ीद सेल प्रोड्यूस भी कर रहे होंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो प्रोडक्ट उस लिक्विड मीडियम के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यानी पहले क्या होता था कि पहले हमने एक प्लांट लगाया, उसका बीज लगाया, फिर वो पूरा प्लांट बना, जब वो मैच्योर हो गया फिर उसने हमें वो केमिकल्स देना शुरू कर। लेकिन अब क्या होता है कि हम एक सेल सस्पेंशन तैयार कर लेते हैं, तो वो जो सेल जो प्लांट के अंदर केमिकल प्रोड्यूस कर रहे थे वो उस छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर या छोटी सी फ्लास्क के अंदर या छोटी सी बॉटल के अंदर वो केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमें इन केमिकल्स को हासिल करने के लिए पूरा खेत लगाने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर में साइंटिस्ट का यही ख्याल है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं मेडिसिन के लिहाज से, कॉस्मेटिक्स के लिहाज से, या किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स जितनी भी हमारे पास है जो प्लांट से हासिल होती हैं, क्यों ना उनकी सेल सस्पेंशन तैयार कर ली जाए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इन केमिकल को हासिल करने के लिए प्लांट की ज़रूरत बाकी ना रहे। तो ये बात लिखी गई है कि साइंटिस्ट का जो इन्विजन है यानी नज़रिया वो ये है दैट इट विल बी पॉसिबल कि इस टेक्निक को अगर हम इस्तेमाल करें और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं, और हम इन सेल सस्पेंशन को जिन मशीनों के अंदर बनाते हैं या जिन बर्तनों के अंदर बनाते हैं वो बायो रिएक्टर्स कहलाते हैं, तो हम इन सेल सस्पेंशन को बना के सबसे पहले हम इन केमिकल्स को हासिल कर सकते हैं, ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं, क्या कॉस्मेटिक्स को हासिल कर सकते हैं, या और भी काफ़ी सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क के अंदर। फिर हमें इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमने ये कर लिया, हमने सारे केमिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं उनकी सेल सस्पेंशन तैयार कर ली, इट विल नो लॉन्गर, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसकी, कि प्लांट को काश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन केमिकल्स को हासिल करने के लिए। यानी अगर किसी ने फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन की फैक्ट्री लगाई, तो बहुत बड़ा खेत की बजाय एक आप कह सकते हैं कमरे के अंदर सारे केमिकल की सेल सस्पेंशन तैयार कर ले, तो उसको वो केमिकल उस कमरे के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल, तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक का टॉपिक एंड हुआ। अच्छा, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को तो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक में डिस्कस की गई है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हमने जब भी प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें अच्छे से अच्छे करैक्टरिस्टिक आने चाहिए। तो इसके लिए साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, उनमें से एक टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन भी है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिलना, ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो अगला जो हमारा आखिरी आर्टिकल है, आई थिंक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हमने एक प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ जिसके पास अच्छे करैक्टर थे उनकी क्रॉसिंग करवाई, या बाद दफ़ा ये भी हो सकता है कि हमने प्लांट की डिफरेंट स्पीशी की क्रॉसिंग करवा के हमने ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा लिए जिसके पास डिज़ायरेबल ट्रेड यानी अच्छे करैक्टरिस्टिक थी। जैसे मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 प्लांट हैं, फ्रूट के 2 प्लांट हैं। अब कोई भी फ्रूट लगा लें, ये जो हमारे पास प्लांट है इसकी करैक्टरिस्टिक, जो अच्छी करैक्टरिस्टिक वो ये है कि इसमें जो फ्रूट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। अब जाहिर बात है फ्रूट बड़ा हो तो ये भी एक अच्छा करैक्टर है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो फ्रूट है वो फीका है, ये मज़ेदार नहीं है इतना। दूसरा जो प्लांट है इसमें साइज़ तो छोटा है लेकिन ये वाला जो फ्रूट है ये बड़ा टेस्टी है। अब ये भी एक अच्छा करैक्टर है। अब दोनों एक ही स्पीशी के प्लांट हैं लेकिन इसका एक डिफरेंट करैक्टर है, इसका डिफरेंट करैक्टर है, इसके पास भी एक अच्छा करैक्टर है, इसके पास भी अच्छा करैक्टर है। तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि अब इन दोनों को क्रॉस करवा लिया जाए, और क्रॉस करवाने के बाद फिर एक ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवा लिया जाए जिसमें साइज भी बड़ा हो और टेस्टी भी हो। तो यानी ये प्लांट अपने पेरेंट्स प्लांट से ज़्यादा बेहतर हो गया। तो अगर हम इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के वैरायटी के प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन करते रहें तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा कि क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट और इवन स्पीशी टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिज़ायरेबल ट्रेड। अब हमने ये जो प्लांट बनाया है एक अच्छे करैक्टर वाला प्लांट है, फिर हम इसकी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करेंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीक़ेकार है। ये जो वर्ड है ना वेजिटेटिव, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, कोई ब्रांच हो गई। तो अगर हम इन चीज़ों से जिनका रिप्रोडक्शन से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है उनके ज़रिए से हम प्लांट की तादाद में इजाफा, प्रोपिगेशन कहते हैं प्लांट की किसी भी चीज़ की तादाद में इजाफा करने को, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने अच्छे करैक्टरिस्टिक वाला प्लांट बनाया है इसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है प्लांट के अंदर, तो उसके ज़रिए से हम फिर इस प्लांट की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। तो हमारे पास अच्छे प्लांट के बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, आपके इसी चैप्टर में जो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें एक बात लिखी गई थी कि 1960 में हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई, तो साइंटिस्ट ने समझा कि शायद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया,
ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि अब हमारी फूड प्रोडक्शन और प्लांट की करैक्टरिस्टिक इतनी अच्छी हो गई कि दुनिया की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ख्वाब देखा था साइंटिस्ट ने कि अब दुनिया में फूड के लिहाज से कभी कमी नहीं आएगी, वो सारा का सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया। और दोबारा फिर फूड की कमी के एक खौफनाक ख्वाब अब देखना शुरू कर दिया है लोगों ने कि दुनिया की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, शायद दुनिया में कुछ अरसे बाद फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए। तो बहरहाल अब आखिरी जो ऑप्शन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो इस फूड की कमी को बहुत हद तक पूरा कर सकता है। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले टॉपिक को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।